हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम मेल लीड गुमिंग को देखते हैं और गुमिंग एक भी लीनियर पर्सन है। बहुत से सर्वेंट रेडी होने में उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो वो उसे बताता है कि आज एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग से आपको 100 मिलियन नीचे गिराने हैं और बोलता है कि लोग दान के लिए वेट कर रहे हैं। तो गुमिंग वहाँ चला जाता है। दूसरी साइड पर फीमेल लीड रैन को देखते हैं और रैन एक बार में एक क्लिनिक की जॉब करती है और इस टाइम वो ड्यूटी पर थी तो वरीड होकर सोच रही थी कि 3 मंथ से मैं काम कर रही हूँ और पैसे जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर सकती हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रैन अपनी बेटी शीजा को हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आज रात तक आपको 80,000 युआन जमा करवाने पड़ेंगे वरना हम आपकी बेटी की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और रैन के दोनों बच्चे ट्विंस हैं। उसकी बेटी का नाम शीजा और बेटे का नाम फैंज है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शीजा को मिस्टर ली की तरफ से ऑफर मिली थी कि वो क्लाइंट्स को जाकर वाइन सर्व करे तो उसे बहुत से पैसे मिल सकते हैं। तो वो सोचती है कि पैसे अर्न करने के लिए ये डील बुरी नहीं। वो जाकर रेडी होने लगती है तो ड्रेसिंग रूम में एक लड़की आती है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। और लिली यहाँ सिंगर थी। रैन उसे बताती है कि मैं यहाँ क्लिनिक की जॉब करती हूँ और ये काम पहली बार कर रही हूँ। और रैन गेस्ट को वाइन सर्व करने चाहती है मगर वो वहाँ रिजर्व रहती है। मिस्टर ली आता है तो बहुत गुस्से में उसे स्लैप करता है और बोलता है कि मैंने तुम पर इतने पैसे लगाए मगर तुमने कस्टमर को खुश नहीं किया। रैनो से बोलती है कि तुमने बोला था कि मुझे सिर्फ वाइन सर्व करनी है। लियो से बोलता है कि तुम बताओ कि तुम्हें पैसे चाहिए या फिर तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए। और रैन को शीजा की जान बचानी थी तो वो बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए। मिस्टर ली उसे हैरेस करने लगते हैं कि रैन के दोनों बच्चे फैंज और शीजा वहाँ आते हैं। वो उन्हें देखकर शॉक रह जाती है तो पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। लियो उसे बुली करने लगते हैं और आगे नहीं जाने देता। रैन उसके सर पर बॉटल मारती है तो अपने बच्चों के पास जाती है। शीजा रोने लगती है तो बोलती है कि मॉम मुझे अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवानी, मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम को कोई बुली करे। फैज भी बोलते हैं कि मॉम हमें घर चलना है। मिस्टर ली उसकी बेटी को पकड़ लेता है तो बोलता है कि अगर इसे बचाना चाहती हो तो नील डाउन करो और मुझे सर्व करो। रैन घुटनों पर बैठती है तो उसे अपॉलोजाइज करने लगती है। तभी लिली वहाँ आती है तो बोलती है कि मिस्टर गू बिल्डिंग पर आया है तो वो पैसे फेंकने वाला है और बोलती है कि जल्दी चलो वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। और ली बहुत लालची था तो भागता हुआ चला जाता है। लिली रैन से कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, बाहर चलो सब लोगों को पैसे मिलेंगे। रैन भी अपने दोनों बच्चों को लेती है तो बाहर जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि बहुत से लोगों का रश था। वो लिली से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। लिली उसे बताती है कि मिस्टर गू हर साल इसी डेट को बहुत से पैसे दान करता है और पैसे वो बिल्डिंग पर खड़े होकर नीचे फेंकता है। रैन उसकी बात सुनकर हैरान होती है और पूछती है कि वो कौन है और ऐसा क्यों करता है। तो लिली उसे बताती है कि पास में मिस्टर गुमिंग बहुत पुअर था और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बायरन था। और बोलती है कि मिस्टर गू क्योंकि पुअर था तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई और जब वो रिच हो गया तो यहाँ ऊपर खड़े होकर बहुत से पैसे दान करता है और शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिताना चाहता है कि देखो वो कितना रिच हो गया और शायद इस तरह वो उसे बदल लेना चाहता है। और बताती है कि 6 साल पहले बायरन ने मिस्टर गू से ब्रेकअप कर लिया और गुमिंग रैन का ही बॉयफ्रेंड था। तो जब वो लिली की बातें सुनती है तो सैड होने लगती है और वो उसके बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी गुमिंग छत पर आता है तो वो उसे देखकर पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रैन मिस्टर गू को छोड़कर जाना चाहती थी तो तेज बारिश में मिस्टर गू उसकी मिन्नतें करते हैं कि अगर कोई मैटर है तो हम लोग मिलकर बात करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। और उसकी मिन्नतें करते हैं कि तुम उसे ब्रेकअप ना करो। तभी एक रिच मैन वहाँ आता है तो गुमिंग को देखकर बोलता है कि क्या ये पुअर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और बोलता है कि ये तो कुछ दिन में मरने वाला है तो अच्छा हुआ कि तुमने इसे छोड़ दिया। मिस्टर गू उसकी बात सुनकर हैरान होता है तो पूछता है कि ये आदमी कौन है। रैनू से बताती है कि ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है और हार्टलेस होकर कहती है कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। और बोलती है कि मैं हमेशा से रिच होना चाहती थी और मैंने अपर क्लास में एंटर होने के लिए तुम्हें एज अ टोकन यूज किया। और बोलती है कि तुम जितने पुअर हो कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। और फिर वो बोलती है कि सामने लग्जरी कार देखो, क्या तुम मुझे ऐसी लाइफ दे सकते हो। और बोलती है कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ तो मिजरेबल होगी। वो जाने लगती है तो गुमिंग उसका हाथ पकड़ता है और बोलते है कि तुम झूठ बोल रही हो और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और रैन जानती थी कि अगर वो कुछ और टाइम रुकी तो वो सॉफ्ट पड़ सकती है। वो अपनी हेयर पिन निकालती है तो उसके हाथ को इंजर करती है और बोलती है कि इस वर्ल्ड में सबसे चीप चीज सिर्फ मोहब्बत है। और बोलती है कि मैं सिर्फ पैसों से मोहब्बत करती हूँ। वो बेरहमी से उसे छोड़कर चली जाती है। गुमिंग रोता रहता है और वो नहीं जानता था कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं
रैन आज उसे देखती है तो वो बहुत रोने लगती है और गुमिंग इशारा करते हैं तो उसके लोग ऊपर से पैसे फेंकते हैं तो सब लोग पैसे उठाने लगते हैं, मगर रैन सिर्फ उसे देखे जा रही थी। गुमिंग सोचते है कि रैन अगर तुम यहाँ होती तो देखो कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दोनों हाथों से लुटा सकता हूँ। असिस्टेंट रैन को नोट करते हैं तो बोलते हैं कि देखो वो लेडी कितनी पागल लग रही है, वो सिर्फ आपको देखे जा रही है और पैसे नहीं उठा रही। गुमिंग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई लड़की पैसों से मोहब्बत न करे। तभी वो नीचे देखते हैं, मगर रैन बच्चों को लेकर वहाँ से जा रही थी और वो उसका फेस नहीं देख पाता और सोचते हैं कि रैन पता नहीं कहाँ होगी। और रैन को पैसों की तो जरूरत थी, मगर वो वहाँ से एक पैनी भी नहीं उठाती और वो रोते हुए वापस आ रही थी। तो शीशा पूछती है कि मॉम आप रो क्यों रही हैं? फैज बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको बुली किया तो आप हमें बताएं। और रैन उन्हें कंफर्ट करना चाहती थी तो बोलती है कि मॉम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे बुली कौन कर सकता है। तभी मिस्टर ली अपने साथियों के साथ वहाँ आता है तो बोलते हैं कि मैंने तुम पर इतना पैसा लगाया तो तुम कहाँ भाग रही हो। उसके लोग दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं तो मिस्टर ली उसे बोलते हैं कि तुम मुझे सर्व करो तो मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाता है। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, मुझे उसका कर्ज देना है, मैंने कोई मिस्टेक की है तो तुम उस पर्सन से मुआफी लेने में मेरी हेल्प करोगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि गुमिंग पार्टी में आता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर ली बहुत से इलीगल काम करता है और बोलते हैं कि हमने उस पर केस किया है और कई बार वो आपसे मिलने आया कि आप उसे माफ कर दें, मगर आप उसे नहीं मिले। और बोलते हैं कि आज वो अपनी लवर के साथ यहाँ आया है तो वो आपसे बात करना चाहता है। तभी मिस्टर ली रैन को लेकर वहाँ आता है तो गुमिंग उसे देखकर शॉक रह जाता है और मिस्टर ली जब देखते हैं कि वो उसे देखे जा रहा है तो बोलते हैं कि अगर ये लड़की आपको अच्छी लगी तो ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। गुमिंग रैन की नेक पकड़ता है तो बोलते हैं कि मुझे ये अच्छी क्यों लगेगी। मिस्टर ली पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हैं तो गुमिंग सबको बताता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बायरन है और बोलते हैं कि ये कॉलेज की ब्यूटी हुआ करती थी, मगर 6 साल पहले ये मुझे छोड़कर चली गई और ये क्योंकि रिच होना चाहती थी तो किसी ओल्ड मैन के साथ भाग गई। एक गेस्ट बोलते हैं कि ये लड़की बहुत चीप है और आज मिस्टर गुमिंग इस स्टेज पर है कि कोई भी लड़की उसका साथ पाने के लिए मर सकती है और इसी कारण ये वापस आई है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि रैन जाकर कार में बैठती है तो वो आदमी जिसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई थी वो उसका डैड था। डैड उसे कहता है कि तुमने मुझसे क्यों बोला कि हम लोग ये नाचा करें और हमने कार रेंट पर क्यों ली। और गुमिंग आज तक उसके डैड से नहीं मिला था तो वो नहीं जानता था कि वो आदमी रैन का डैड है। रैन अपने डैड को बताती है कि गुमिंग बीमार है तो बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे क्या बोला। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि गुमिंग का ग्रैंडपा रैन को मिलने के लिए बुलाता है तो उसे बताता है कि गू फैमिली और डू फैमिली का पुराना रिलेशन है और मैं अपने पोते की एंगेजमेंट जू फैमिली की बेटी से करना चाहता हूँ, इसलिए तुम उसे ब्रेकअप कर लो। रैन ना बोलती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम भी जानती हो कि मिंग गू फैमिली का नाजायज बेटा है और अगर वो डू फैमिली की बेटी से एंगेजमेंट करे तो इस कंडीशन पर मैं उसे फैमिली में वापस लाऊंगा और अपनी फैमिली का वारिस बनाऊंगा। रैन बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें सेपरेट ना करें। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि गुमिंग को एक रेयर ब्लड की डिजीज है, अगर उसके पास पैसे ना हुए तो वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता और बोलता है कि ट्रीटमेंट ना होने पर उसकी डेथ हो जाएगी तो तुम्हें क्या फायदा। और बोलता है कि अगर तुम उसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो उसे छोड़ दो। और रैन क्योंकि मिंग से सच्ची मोहब्बत करती थी तो वो उसकी जान बचाने के लिए उससे ब्रेकअप कर लेती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गुमिंग उसे कहते हैं कि तुम मिस्टर ली के बिहाफ पर अपोलोजाइज करने आई तो बताओ कि तुम माफी कैसे मांगोगी। और फिर उसे बोलते हैं कि टेबल पर बहुत सी वाइन है, अगर तुम सारी वाइन पियो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें तो वाइन से एलर्जी है तो क्या तुम पियोगी। मिस्टर ली रैन से बोलता है कि तुम ये ना भूलना कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, अगर तुमने वाइन ना पी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुमिंग बहुत हैरान होता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं और पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चों का फादर वो ओल्ड मैन है। रैन कहती है कि तुम्हें उनके फादर से कोई मतलब नहीं। और फिर वो बोलती है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर मैं वाइन पीऊं तो तुम मिस्टर ली को माफ करोगे और ये मुझे यहाँ से जाने देगा। और वो वाइन पीती जा रही थी तो उसे एलर्जी होने लगती है और एलर्जी सवेर होती जा रही थी तो असिस्टेंट कहता है कि इन्हें कुछ हो जाएगा, मगर गुमिंग उसे रोकता नहीं और याद करते हैं कि कॉलेज में किसी ने रैन को वाइन पिला दी थी तो उसकी कंडीशन खराब हो गई थी। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल आता है तो प्रॉमिस करता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें वाइन नहीं पिलाएगा। और वह सब याद करते हैं तो सैड हो रहा था। रैन बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है तो वो नीचे गिर जाती है। लियो से बोलते हैं कि कुछ ग्लास अभी बाकी हैं तो वह जबरदस्ती वाइन उसे पिलाने लगते हैं। गुमिंग उसे हिच करते हैं तो रैन को बोलते हैं कि तुमने ऐसे पर्सन की सिफारिश की
जिसे तुम्हारी लाइफ और डेथ की परवाह ही नहीं, और इसे तो परवाह ही नहीं कि चाहे तुम मर जाओ। रैन से बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी लाइफ और डेथ की परवाह है। गुमिंग पूछता है कि क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ कि तुमने पैसों के कारण मुझे छोड़ दिया। वो ना बोलती है तो गुमिंग उसे कहता है कि तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं थी। रैन बहुत सैड होकर सोचती है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत की नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ की परवाह थी, तो इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ दिया। मिस्टर ली कहते हैं कि तुमने मिस्टर गू को चीट किया तो तुम्हें पनिश मिलनी चाहिए। वो उसे और वाइन पिलाते हैं तो गुमिंग उसे कहते हैं कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें रिग्रेट है कि तुमने पैसों के कारण मुझे छोड़ दिया, और अगर तुम सब कुछ मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी को बोलता है कि मिस्टर गू की फियांसी आ गई और वहाँ डू फैमिली की बेटी जूवे आती है। तो रैन उसे देखकर सैड हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। गुमिंग उसे कहते हैं कि तुमने पुअर मानकर मुझे छोड़ दिया, तो देखो रिच लड़की मेरी फियांसी है, और बोलता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। जूवे उसे कहती है कि जब तुम पुअर थे तो ये तुम्हें छोड़कर चली गई, और मैं ही थी जिसने तुम्हें मोहब्बत दी, और मैं ही तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। रैन बोलती है कि मैंने वाइन पी और अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। तो रूबी उसे कहती है कि तुम ग्रीडी लड़की गुमिंग का साथ डिजर्व नहीं करती, और बोलती है कि पहले भी पैसों के कारण तुम ओल्ड मैन के साथ भाग गई और अब पैसों के कारण वाइन पी रही हो। गुमिंग को बुरा लगता है तो वो बोलते है कि तुम कुछ और नहीं बोलोगी। तभी मिस्टर ली की वाइफ वहाँ आती है तो रैन को बालों से पकड़ती है और बोलती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस क्यों किया। वो उसके सर पर बॉटल मारती है तो रैन नीचे गिर जाती है, और फिर वो अपने हस्बैंड को स्लैप करती है तो उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि ये बार गर्ल है, मेरा इससे कोई भी रिलेशन नहीं। मिसेस ली कहती है कि इसके इयरिंग देखो, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है और तुम ही ने इसे गिफ्ट किए होंगे। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि गुमिंग पार्ट टाइम जॉब करता है तो रैन के लिए इयरिंग लाता है। रैन से बोलती है कि तुमने इतने मंथ काम किया और मेरे लिए इयरिंग लाए, और बोलती है कि तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट करवानी है तो तुम्हें इतने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए थे। गुमिंग से बोलते हैं कि तुम्हें इयरिंग अच्छे लगे तो मुझे किसी और बात की परवाह नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिसेस ली रैन के इयरिंग खींचकर उतार लेती है तो उसके कान से ब्लड निकलने लगता है, और फिर वो बोलती है कि इसे ड्रेस मिस्टर ली ने दिलाई है तो इसकी ड्रेस उतार लो। वो दो लड़कों को बुलाती है। गुमिंग बहुत गुस्से में आता है तो बोलता है कि कोई इसे टच नहीं करेगा। मिसेस ली बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं डोंगशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। गुमिंग अपने सिस्टर से बोलता है कि कल तक डोंगशेंग ग्रुप हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाना चाहिए। मिस्टर ली अपनी वाइफ को नीचे गिराता है तो बोलते है कि ये मिस्टर गू है, तुम इससे माफी मांगो वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो दोनों उससे माफिया मांगने लगते हैं, मगर गुमिंग उसे इयरिंग वापस लेता है तो अपने गार्ड को बोलता है कि इस लेडी का हाथ काट दो, और फिर वो रैन को उठा कर ले जाने लगता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि कल ये दोनों मुझे इस सिटी में नजर ना आए। जुवे उसे रोकती है मगर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। रैन सोई हुई थी तो वो खुद को ब्लेम करते हैं कि अगर मैं इसे वाइन ना पीने देता तो ये इस हाल को ना पहुंचती। और फिर वो बोलते हैं कि देखो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो मगर फिर भी मैं जिंदा हूँ, और बोलते हैं कि मुझे लगता था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और आज मैंने तुम्हें अपने सामने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता। और बोलते हैं कि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं थी, तुम तो सिर्फ पैसों से मोहब्बत करती थी, और देखो अब मैं रिच हो गया हूँ मगर मेरे पास तुम नहीं। और वो रोता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे छोड़कर ना जाती, और एक दिन तो मैं रिच होने ही वाला था। और बोलता है कि तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती। और रैन जाग जाती है तो सोचती है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं। गुमिंग उसकी नेक पकड़ता है तो बोलता है कि 6 साल पहले तुम किसी ओल्ड मैन के साथ भाग गई तो अब वापस क्यों आई हो। रैन दुखी हो रही थी तो वो पास को याद करती है, और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रैन अपने इयरिंग सेल करने जाती है ताकि गुमिंग की ट्रीटमेंट करवा सके, मगर उसे पता चलता है कि इनकी प्राइस बहुत कम मिलेगी, और उसे रियलाइज होता है कि वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती तो वो बेबस होकर उसके ग्रैंडपा की बात मान लेती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गुमिंग का असिस्टेंट आता है तो कहते हैं कि आप इससे इतनी नफरत करते हैं तो आपने इसे बचाया क्यों। और बोलते हैं कि ये आपसे ब्रेकअप करके जा चुकी थी और आप ऑलमोस्ट मार ही चुके थे। और बोलते हैं कि गू फैमिली ने आप पर एहसान किया और उन्होंने आपको नई लाइफ दी और आपकी ट्रीटमेंट करवाई, और अभी यहाँ क्लियर नहीं किया जाता कि असिस्टेंट गुमिंग के साथ सिंसियर था या फिर उसके ग्रैंडपा के लिए काम कर रहा था। दोनों बच्चे वहाँ आते हैं तो वो गुमिंग को मारने लगते हैं कि तुमने हमारी मॉम को बुली किया, और बोलते हैं कि तुम बैडमैन हो। गुमिंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। वो उन्हें ले जाने लगते हैं तो मिस्टर गू बोलते हैं कि इन दोनों के बाल लो और उस ओल्ड मैन के साथ इनका डीएनए का टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट कहते हैं कि ये दोनों बच्चे आप जैसे लगते हैं तो क्या मैं आपका और इनका डीएनए टेस्ट करवाऊं। गुमिंग बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या है। फैंच कहते हैं कि हम बैड लोगों से बात नहीं करते और तुमने हमारी मॉम को बुली किया
तो हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। वो गुस्से में आता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। और रैन जब जागती है तो गुमिंग को देखकर कहती है कि क्या फिर से तुम मेरे सपने में आ गए। गुमिंग उसे पानी देने लगता है तो वह हैरान होकर उसे देखने लगती है। गुमिंग उसके मुंह पर पानी गिराता है तो बोलते है कि क्या तुम्हें लगता था कि जैसे मैं पहले तुम्हारी केयर करता था वैसे ही तुम्हारी केयर करूंगा। और फिर उसके गले में रिंग देखते हैं तो पूछते है कि तुमने ये चीप सी रिंग संभाल कर क्यों रखी। और 6 साल पहले गुमिंग ने उसे ये रिंग पहनाई थी और ये आर्टिफिशियल थी। गुमिंग उसे बोलते है कि फ्यूचर में मैं रिच हो जाऊँ तो मैं तुम्हें डायमंड की रिंग दूंगा। मगर रैन बोलती है कि मुझे तो ये भी डायमंड जैसी लगती है। गुमिंग सब कुछ याद करते हैं तो पूछता है कि तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा जब तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है। रैनो से पूछती है कि तुम अब कैसे हो और तुम्हारी डिजीज की ओर हुई कि नहीं। गुमिंग उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी क्या परवाह और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो जाने लगते हैं तो रैन उसे होल्ड कर लेती है और बोलती है कि जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो उसे बताती है कि दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। गुमिंग उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाता है। तब ये असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि डीएनए का टेस्ट रिजल्ट आ गया। गुमिंग बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि दोनों बच्चे मेरे हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि आप रिपोर्ट देखें वरना आपको रिग्रेट होगा। और वो रिपोर्ट देखते हैं तो रैन के मुंह पर मारते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि दोनों बच्चे मेरे हैं। और फिर वो ग्लास तोड़ता है तो एक कांच का पीस लेता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। और बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं दूसरों के बच्चों को अपना मानकर पालूंगा और उनका फादर बनूंगा। और वो उसे जोर जोर से हिलाता है तो ड्रिप टूट कर नीचे गिर जाती है। वो वहाँ से चला जाता है तो रैन उसके पीछे भागने लगती है। वो नीचे गिर जाती है तभी ग्रैंडपा आता है तो बोलते हैं कि अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम उसके पीछे नहीं जाओगी। और ग्रैंडपा ने ही रिपोर्ट चेंज करवाई थी। ग्रैंडपा से कहते हैं कि उसकी सर्जरी उसी साल हो चुकी थी मगर उसकी डिजीज ऐसी है कि उसे हर मंथ ब्लड की जरूरत होती है और उसका ब्लड रेयर है और बहुत पैसे देकर हम लोग ब्लड खरीदते हैं। और बोलते हैं कि अगर उसे ब्लड टाइम पर ना मिले तो उसकी डेथ हो सकती है। रैन बोलती है कि मिस्टेक मेरी है तो आप उसे हर्ट ना करें। ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगर उसे पता चला कि दोनों बच्चे उसके हैं तो मैं उसे जान से मार दूंगा और उसके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा तो वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकेगा। तभी नर्स आती है तो बोलती है कि मिस्टर गू दोनों बच्चों को साथ ले गया। रैन भागती हुई वहाँ जाती है और उधर गुमिंग दोनों बच्चों को एक शेर पर बांधता है तो उन पर निशाना लगाने लगते हैं। दोनों बच्चे डरते हैं तो बहुत रोने लगते हैं। रैन वहाँ आती है तो बोलती है कि दोनों बच्चे इनोसेंट हैं तो तुम ऐसा ना करो। गुमिंग उसे कहते हैं कि ये कौन सा मेरे बच्चे हैं, मेरी तरफ से चाहे ये मार जाएं। रैन उसे बोलती है कि तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। गुमिंग उसे बोलते हैं कि रिग्रेट मुझे इस बात का है कि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। रैन से बोलती है कि चाहे कुछ भी हो तुम बच्चों को इस सब में इन्वॉल्व ना करो और तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तो गुमिंग उसे बोलते हैं कि चलो दोनों मिलकर निशाना लगाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो कमान उसके हाथ में पकड़ाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा हाथ हिला तो कोई भी बच्चा हर्ट हो सकता है। रैनो से कहती है कि अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो और इसके बाद इन्हें मारना। गुमिंग से बोलते हैं कि ओके पहले निशाना तुम पर लगाते हैं। रैन जाकर बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है तो गुमिंग उस पर निशाने लगाने लगता है और उसका निशाना अच्छा था तो वो तीर चलाता जा रहा था। तभी डूबे वहाँ आती है तो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। गुमिंग उसका हाथ पकड़ता है तो कमान उसके हाथ में देता है। डूबे रैन से बोलती है कि अगर मेरा निशाना चूका तो शायद तुम्हारा दिल घायल हो जाए। और गुमिंग जानता था कि वो ऐसा कर सकती है तो बोलता है कि तुम जाओ मैं ये काम अकेले करूंगा। और डूबे भी चाहती थी कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता तो वो एक गार्ड को पैसे देती है। तो जैसे ही गुमिंग निशाना लगाने लगता है तो वो मिरर से उसकी आंखों पर रोशनी डालते हैं। गुमिंग डिस्ट्रैक्ट होता है तो तीर रैन के दिल के पास लगता है। दोनों बच्चे अपनी मॉम को देखते हैं तो रोने लगते हैं। गुमिंग उसे उठाने लगते हैं कि डॉक्टर ज़ॉ वहाँ आता है तो उसे उठा लेता है। गुमिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। और रैन को वो हॉस्पिटल आता है तो उसकी ट्रीटमेंट करता है। रैन जब जागती है तो वो उसे बोलता है कि मैं 6 मंथ के लिए अब्रॉड गया तो यहाँ क्या से क्या हो गया। और फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें तो आज बचा लिया मगर तुम जानती हो कि गू फैमिली पावरफुल है तो तुम उनसे दूर रहा करो। और बताता है कि मैंने तुम्हें तो बचा लिया मगर बच्चे गुमी के पास हैं। वो वहाँ से जाने लगती है कि रूबे वहाँ आती है तो रैनो से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई। तो रूबे से बताती है कि मैं बहुत काइंड हूँ तो तुम्हारी हेल्प के लिए आई। और उसे बताती है कि तुम्हारे दोनों बच्चों को गुमिंग ने एक होटल में रखा है और उसे एड्रेस देती है कि तुम वहाँ अकेले जाना वरना गुमिंग तुम्हारे बच्चों को तुम्हें नहीं देगा। रैन होटल जाती है तो वहाँ 2 लड़के थे। वो दोनों उसे बुली करने लगते हैं और उधर गुमिंग आ रहा था और रूबे ने उसे यही बताया था
कि रैन खुद को सील करने वाली है तो वो होटल गई है। वो गुस्से में वहाँ आता है तो दोनों आदमियों को बहुत मारता है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं तो गुमिंग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बताओ। वो उसे बुली करने लगता है तो रैन उसे बोलती है कि मुझे जाने दो। गुमिंग जाकर बाथटब में बैठते हैं तो बोलते हैं कि तुम बात लेने में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। रैन हेयर ड्रायर ऑन करती है तो बोलती है कि मैं इसे पानी में रखूंगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। गुमिंग बोलते हैं कि ओके, हम दोनों इकट्ठे मरते हैं। रैन हेयर ड्रायर बंद करती है तो बोलती है कि तुम्हारा जो इशू है मेरे साथ है, मगर तुम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करो और उन दोनों को छोड़ दो। गुमिंग उसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरी अंडरग्राउंड लवर बनकर रहो तो मैं 3 मंथ के बाद उन्हें छोड़ दूंगा। और जैसे वो बाहर जाता है तो डूबे उसे रास्ते में मिलती है। वो उसके फेस पर नेल्स के निशान देखती है तो पूछती है कि क्या उसने तुम्हें सीड्यूस किया, और बोलती है कि ये ना भूलो कि हम दोनों की शादी होने वाली है। गुमिंग उससे कहते हैं कि रैन मेरे लिए रिवेंज का सिर्फ एक टूल है और तुमसे शादी के लिए मैं इस कारण माना कि ग्रैंडपा ने मुझे फोर्स किया, अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो चला जाता है कि रूबे गार्ड्स के साथ होटल के रूम में जाती है तो रैन को बालों से पकड़ती है तो उसे हर्ट करती है और अपने गार्ड्स को बोलती है कि इसने गुमिंग को हर्ट किया तो इसके सारे नेल्स निकाल दो। गार्ड बेरहमी से उसके नेल काट देते हैं। उसकी उंगलियां घायल हो जाती हैं तो वो सब चले जाते हैं और वो बहुत मुश्किल से अपने घर आती है तो आते ही गिर जाती है। डैड उसके हाथ देखते हैं तो वरीड होकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बताती है कि मैं आज गुमिंग से मिली और उसके डैड को लग रहा था कि गुमिंग ने उसे हर्ट किया तो बोलता है कि मैं जाकर उसे लेसन सिखाता हूँ। और वो लड़ने के मूड में था और जाने लगता है कि रैन उसे रोक लेती है और बोलती है कि पहले उसने मेरे कारण इतना सफर किया तो मैं नहीं चाहती कि आप उसे फाइट करें। डैड उसे बोलता है कि तुम दोनों की फेट अच्छी नहीं तो बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। और फिर वो उसे कुछ पैसे देता है तो बोलता है कि मैंने गार्बेज इकट्ठा किया, उसे सेल किया तो मैंने पैसे अर्न किए। रैन कहती है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो आप इसे खुद के लिए सेफ रखें। मगर डैड उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम रिच थी मगर उसने मुझ पुअर से शादी कर ली और कुछ साल बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो मेरे साथ नहीं रह सकती तो वो तुम्हें और मुझे छोड़कर चली गई और बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सका मगर तुम्हारी बेटी के लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। रैन उनका दिल रखने के लिए पैसे पकड़ लेती है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं तो वो उसके डैड से बोलते हैं कि तुमने हमसे कर्ज लिया तो हमें पैसे वापस करो। और उसके डैड को पता था कि शीजा की ट्रीटमेंट होनी है तो वो पैसे उन्हें नहीं देता बल्कि रैन को दे देता है। वो उन्हें पैसे देने से मना करते हैं तो वो दोनों आदमी उसे बहुत मारते हैं। रैन कहती है कि इन्हें ना मारो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तो वो पैसे उन लोगों को दे देती है। वो लोग बोलते हैं कि ये पैसे कम है और वो उसे बुली करने लगते हैं कि जाओ वहाँ आता है तो उन दोनों को हिट करता है। दोनों चले जाते हैं तो वो लोग रैन के डैड को हॉस्पिटल आते हैं। रैन उसका थैंक्स कहती है कि तुमने बहुत बार मेरी हेल्प की और बोलती है कि तुमने डैड के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे किया तो मैं जल्द तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। जाओ कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूं। और बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और है मगर मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान करना चाहता हूँ। और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। रैन सॉरी करती है तो जाओ से बोलते है कि एटलीस्ट मेरे साथ ऑक्शन में तुम जा सकती हो। वो ओके बोलती है तो नेक्स्ट वो रेडी होती है तो रोड पर खड़ी थी तो जॉ को कॉल करती है कि किसी को मुझे लेने भेजो। और वो कार का वेट कर रही थी कि देखती है कि एक आदमी एक ओल्ड लेडी का पर्स छीनता है तो वहाँ से भागने लगता है। ओल्ड लेडी नीचे गिरती है मगर वो अपना पर्स नहीं छोड़ती। लोग जमा हो जाते हैं तो वो आदमी कहता है कि इस लेडी ने मेरा पर्स चुराया था। रैन उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों में से किसी ने इसकी हेल्प क्यों नहीं की। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें क्या पता कि सच्चा कौन है। रैन उस आदमी से बोलती है कि बताओ कि इस पर्स में क्या है। वो बोलता है कि पर्स मेरी वाइफ का है तो मुझे क्या पता कि इसमें क्या है। रैन उसे हिच करती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो नीचे गिरती है मगर ओल्ड लेडी को उठाने में हेल्प करती है। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि इसमें मेरी बेटी की पिक्चर है और सॉरी करती है कि मेरी हेल्प करते हुए तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। तो रैन बोलती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि मेरी एक ही बेटी थी तो वो मुझे छोड़कर चली गई। तो रैन उन्हें ड्रेस लाती है कि आपकी बेटी आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तभी कार आती है तो वो वहाँ से चली जाती है और मैडम बाई का असिस्टेंट आता है तो वो उसे बताता है कि हमें आपकी बेटी के बारे में पता चल गया। और रैन नहीं जानती थी कि ये उसकी ग्रैंड माँ है। असिस्टेंट कहता है कि जब मैडम घर से भागी तो उन्होंने एक आदमी से शादी कर ली और हमें पता चला कि उनकी एक बेटी थी मगर कुछ साल बाद वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को छोड़कर चली गई और अब हमें पता चला है कि उनकी डेथ हो गई। तो मैडम बाई पूछती है कि उसकी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं। असिस्टेंट कहता है कि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला मगर मैडम ने मरने से पहले ये बताया था कि उनकी बेटी की बैग पर हार्ट जैसा बर्थमार्क है। मैडम बाई उससे बताती है कि एक लड़की ने मुझे हेल्प की
तो उसकी ड्रेस खराब हो गई और बोलती है कि उसका थैंक्स हमें बहुत अच्छे से करना है। और रैन ऑक्शन में जाती है तो गार्ड उसे बोलते हैं कि इनविटेशन कार्ड दिखाओ वरना तुम अंदर नहीं जा सकती। और इनविटेशन कार्ड जाओ के पास था तो वो अभी नहीं आया था। तभी ड्रूवे और गुमिंग वहाँ आते हैं तो वो उसे देखकर पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। गुमिंग उसे कहते हैं कि अभी वो जिंदा है। ड्रूवे उसे कहती है कि लगता है कि इसे और पैसों की जरूरत है तो ये किसी और को सेड्यूस करने यहाँ आई। गुमिंग उसका हाथ पकड़ता है। तभी जाओ वहाँ आता है तो बोलता है कि ये मेरे साथ आई है। ड्रूवे बोलती है कि इसकी अभी शादी नहीं हुई और लगता है कि ये इसके साथ फ्लर्ट कर रही है। जाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग शादी करने वाले हैं तो ऑक्शन में रिंग लेने आए हैं। तभी मैडम वाई का असिस्टेंट वहाँ आता है तो रैन को बोलते हैं कि ये हमारी चेयरमैन की तरफ से गिफ्ट है। ड्रूवे ब्रांड की ड्रेस देखती है तो कहती है कि इसका किसी और पर्सन के साथ रिलेशन होगा तो उसने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस भिजवाई। गुमिंग को गुस्सा आता है तो वो ड्रूवे का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। रैन असिस्टेंट से कहती है कि मैं तुम्हारी चेयरमैन को नहीं जानती। तो वो उसे बताता है कि अभी रास्ते में आपने एक ओल्ड लेडी की हेल्प की तो वो हमारी चेयरमैन है और आपकी ड्रेस उनके कारण खराब हुई तो उन्होंने आपके लिए नई ड्रेस भेजी। और रैन की ड्रेस खराब हो चुकी थी तो वो ड्रेस चेंज करके ऑक्शन में आती है तो सब लोग कहते हैं कि ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। गुमिंग सबकी बातें सुनते हैं तो उसे बुरा लग रहा था। और फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डायमंड की यूनिक रिंग आती है तो रैन उसे देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि ये रिंग उसकी मॉम की थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रैन को क्योंकि गुमिंग की ट्रीटमेंट करवाना थी तो वो रिंग सेल करने जाती है। शॉपकीपर को समझ आ जाती है कि वो मजबूर है और दूसरे उसे डायमंड का नॉलेज नहीं। वो उसे बोलते हैं कि ये रिंग तो फेक है, हम इसकी सिर्फ 5000 देंगे। तो वो 5000 देकर उससे रिंग ले लेते हैं। रैन बाहर आती है तो गुमिंग को बताती है कि तुम अपनी ट्रीटमेंट करवाओ। गुमिंग उसे कहते हैं कि वो रिंग तुम्हारी मॉम की थी, तुम्हारे लिए स्पेशल थी तो तुम उसे सेल ना करो। वो बोलते हैं कि हम लोग वापस लेने चलते हैं, मगर रैन उसे बोलती है कि मेरे लिए उस रिंग की इम्पोर्टेंस नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गुमिंग रैन को देखे जा रहा था कि रिंग देकर वो क्या फील कर रही है। और वो क्योंकि रिंग को देखे जा रही थी तो जाओ समझता है कि उसे रिंग अच्छी लगी और वो उसके लिए रिंग खरीदना चाहता था तो वो रिंग की बोली लगाता है। मगर ड्रूवे वो रिंग खुद लेना चाहती थी तो वो बोली बढ़ाती जा रही थी। उसका असिस्टेंट आता है तो बोलता है कि आपके डैड ने बोला है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा तो आप ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर सकती। और जाओ 20 मिलियन में रिंग खरीदने लगते हैं कि गुमिंग 50 मिलियन की बोली लगाता है तो रैन जाओ को रोक देती है और बोलती है कि ये वर्थलेस चीज है तो तुम पैसे वेस्ट ना करो। गुमिंग उसकी बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो अपनी मॉम की रिंग को वर्थलेस बोल रही है तो दूसरों के लिए क्या बोलेगी। और रैन तो जानती थी कि जाओ के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसी कारण उसने उसे मना किया था और दूसरे उसे शादी नहीं करनी थी तो वो नहीं चाहती थी कि वो पैसे वेस्ट करे। गुमिंग को रिंग मिलती है तो ड्रूवे बोलती है कि तुम ये रिंग मुझे पहनाओ। रैन सैड हो जाती है कि उसने रिंग इसके लिए खरीदी, मगर गुमिंग उसका हाथ पीछे करते हैं और रिंग रैन की सीट पर फेंकते हैं तो बोलते हैं कि तुमने पास में मुझ पर एहसान किया तो आज सब बराबर हो गया। और जाओ तो नहीं चाहता था कि वो क्या बोल रहा है तो वो बोलता है कि हमें तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं और मैं इसके लिए रिंग खरीद सकता हूँ। गुमिंग से कहते हैं कि तुम कौन होते हो कि हमारे बीच में बोलो। वो बोलते हैं कि मैं इसका फियांसी हूँ और 2 दिन बाद मेरी बर्थडे है तो अपनी पार्टी में मैं हम दोनों की शादी अनाउंस करूंगा। गुमिंग जाने लगते हैं तो रैन के कान में बोलता है कि तुम ये ना भूलना कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। रैन भागती उसके पीछे जाती है तो जाओ भी उनके पीछे जाता है, मगर गुमिंग रैन का हाथ पकड़ता है तो उसे साइड पर ले जाता है। वो उसे बुली करने लगता है तो बोलता है कि क्या जाओ फैमिली को पता है कि हम दोनों का पास में क्या रिलेशन था और अगर उन्हें पता चले तो तुम दोनों की शादी कभी न करवाएं। वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। गुमिंग से कहते हैं कि 6 साल पहले तुमने मुझे हर्ट किया और मैं तुमसे भीख मांगता रहा मगर तुम मुझे छोड़कर चली गई। रैन से कहती है कि मैं रॉन्ग थी और मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। तो गुमिंग से बोलता है कि अगर तुम जाओ की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बच्चों से मिलने दूंगा। रैन कहती है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। गुमिंग से कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। रैन कहती है कि तुम ड्रूवे से शादी कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती और बोलती है कि हम दोनों का 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मैं फ्री होंगी, जिससे चाहूँ शादी कर सकती हूँ। गुमिंग से कहता है कि जाओ की बर्थडे से पहले रात को तुम मेरे साथ रहोगे और अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि जाओ की बर्थडे पार्टी थी तो अपने फादर के साथ गेस्ट को रिसीव कर रहा था, मगर उसे सिर्फ रैन का वेट था। और जैसे रैन वहाँ आती है तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि जाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। और गुमिंग क्योंकि नहीं चाहता था कि वो पार्टी में जाए तो उसने उसे बहुत तंग किया था और वो आम सी ड्रेस में आई थी। जाओ उसे अपने साथ ले जाते हैं तो नई ड्रेस दिलवाता है
और दोनों पार्टी में आते हैं तो सब लोग उनके कपल को पसंद करते हैं। तभी गुमिंग जुवे और बच्चों को लेकर वहाँ आता है। रैन बच्चों के पास जाने लगती है मगर जाओ उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ बहुत लोग हैं तो ये लोग बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते। और रुवे ने एक प्लान बनाया था तो वो रैन से बोलती है कि तुम्हारे फियांसे की बर्थडे पार्टी है तो क्या तुम उसके लिए सॉन्ग नहीं गाओगे। वो जाकर पियानो बजाने लगती है मगर उसकी फिंगर्स अभी हील नहीं हुई थी तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। डूवे उसे बोलती है कि तुमने अच्छा प्ले नहीं किया और जैसे रैन मुड़ती है तो गुमिंग बच्चों को लेकर जा चुका था। जाओ से बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ की बैंडेज करता हूँ मगर वो बच्चों को देखने के लिए बाहर चली जाती है और वो गुमी को ढूंढ रही थी कि वो देखती है कि जाओ का फादर गुमी के पाँव पकड़ रहा था कि मुझे माफ कर दें और वो क्योंकि दूर थे तो वो उनकी बातें सुन नहीं पाती। गुमिंग उसे हिचकार के आगे आता है तो रैनो से पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें बच्चे दिखाऊंगा कि वो ठीक हैं मगर मैंने ये नहीं बोला था कि वो तुम्हारे साथ जाएंगे। और जैसे वो अंदर आती है तो डूवे बोलती है कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया और बोलती है कि चोरी रहने की। गैस कहते हैं कि ये जाओ की फियांसी है तो इसे चोरी करने की क्या जरूरत। तो डूवे कहती है कि पहले भी ये पैसों के कारण एक रिच मैन के साथ भाग गई थी और क्या पता कि इस बार भी चोरी इसने की हो। और बोलती है कि तुम अपना पर्स चेक करवाओ। रैन अपना पर्स खोलती है तो वहाँ एक रिंग थी और फ्लैशबैक में देखती हैं कि डूवे का ऑलरेडी प्लान था कि वो रैन को किस तरह से फ्रेम करेगी। तो वो पियानो के पास उसका पर्स देखती है तो अपना नेकलेस उसमें रखती है। जाओ उसे कुछ रखते देख लेता है तो जैसे वो वहाँ से जाती है तो वो जाकर पर्स चेक करते हैं तो नेकलेस निकाल लेते हैं और वहाँ वो रिंग रख देते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जाओ कहता है कि ये रिंग मैंने रखी क्योंकि मैं इसे सरप्राइज देना चाहता था। और फिर वो उसे प्रपोज करता है। तभी दोनों बच्चे आते हैं तो उसे मॉम कहकर हक करते हैं। सब लोग कहते हैं कि क्या रैन के ऑलरेडी बच्चे हैं। जाओ कहते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऑलरेडी बच्चे हैं और बोलता है कि मैं इन बच्चों का फादर बनूंगा और इससे शादी जरूर करूंगा। और रूवे ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि रैन जाओ के साथ ही खुश रहे। वो बोलती है कि ये अच्छी लड़की नहीं और वो सामने एक वीडियो प्ले करती है जिसमें उसने गुंडों को हायर किया था कि उसे बुली करें। जाओ वीडियो स्टॉप करते हैं और ध्रुवे को बोलते हैं कि चाहे तुम जितनी बार भी रैन को फ्रेम करो मुझे इसका ट्रस्ट है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। तभी उसका डैड वहाँ आता है तो वो बोलते हैं कि ये अच्छी लड़की नहीं तो तुम इससे शादी नहीं करोगे। तो रैन को समझ आ जाती है कि जाओ का फादर गुमिंग का पाँव इसी कारण पकड़ रहा था कि वो उसके बेटे को माफ कर दे और गुमिंग ने उसे हैरेस किया था कि वो जाओ की शादी रैन से नहीं होने देगा। वो सारी बात समझ जाती है तो वो नहीं चाहती थी कि वो जाओ को मुश्किल में पड़ने दे। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो तुमसे शादी नहीं करूंगी। और पार्टी फिनिश होती है तो वो गुमी के पीछे भाग रही थी और दोनों बच्चे गुमी के साथ थे। वो बोलती है कि मुझे अपने बच्चों से बात करनी है मगर गुमिंग उसे कहता है कि जब तक सब कुछ ओवर नहीं होता मैं तुम्हें बच्चे रिटर्न नहीं करूंगा। वो बच्चों को लेकर चला जाता है कि जाओ रैन को बोलता है कि हॉस्पिटल से कॉल आई है, तुम्हारे डैड की कंडीशन खराब है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका डैड बेहोश था। नर्सों ने बताती है कि इन्होंने जिद की कि इन्हें डिस्चार्ज होकर घर जाना है और बोलती है कि इन्होंने अभी रिकवर नहीं किया था तो ये खुद से चलने लगे तो गिर गए। जाओ कहते हैं कि मैं किसी और हॉस्पिटल में इनका एडमिशन करवाता हूँ और वो हॉस्पिटल में एडमिशन करवाने लगता है और जैसे ऑनलाइन बिल पे करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके। और रैन जानती थी कि ये सब गुमिंग ने किया है तो वो उसकी ऑफिस आती है। गुमिंग उसे देखकर बोलता है कि तुम जल्दी मुझसे भीख मांगने चली ही आई। रैन उसे कहती है कि तुम्हें जाओ की फैमिली को इस काम में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। गुमिंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे भीख मांगने आई हो और जब मैंने तुमसे भीख मांगी तो तुमसे ऐसे रिक्वेस्ट नहीं की थी। रैनो से कहती है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसकी फैमिली से दूर रहो और मुझे पैसों की जरूरत है तो कुछ पैसे दो। गुमिंग सैड हो जाता है कि क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हो और पूछता है कि तुम क्या कर सकती हो। वो बोलती है कि तुम उसकी फैमिली से दूर रहो और इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं करूंगी और वो उसे बुली करने लगते हैं मगर वो रिजिस्ट नहीं करती। गुमिंग सैड हो जाता है तो वो उसे बोलता है कि तुम जाओ। वो जाने लगती है तो गुमिंग उसे बैक कर देता है और बोलता है कि इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है। रैन अपने डैड का एडमिशन एक और हॉस्पिटल करवाती है तो जाओ से कहते हैं कि क्या तुमने पैसे गुमिंग से लिए मगर वो कुछ नहीं बोलती। और जैसे वो बाहर आती है तो असिस्टेंट कहते हैं कि आप मेरे साथ चलें और उसे लग रहा था कि गुमिंग ने उसे बुलाया है। और जब वो उसकी ऑफिस जाती है तो वहाँ उसके ग्रैंडपा को देखकर शॉक रह जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था मगर तुम फिर भी गुमिंग से मिल रही हो। रैन कहती है कि मेरे बच्चे उसके पास हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये ना भूलो कि उसकी लाइफ मेरे हाथ में है और ये ना भूलो कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। गुमिंग आता है तो पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो
और तुम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया। रैन कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को हमारे रिलेशन का पता चला तो 6 साल पहले इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। ग्रैंडपा उसे बोलने से मना करता है और सोचते है कि अगर मैं एक्सपोज हो गया तो क्या होगा, मगर रैन बोलती है कि तुम्हारा ग्रैंडपा मुझे चेक करना चाहता था कि मैं कहीं ग्रीडी तो नहीं, और इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैंने पैसे ले लिए। गूमिंग सैड होकर पूछता है कि तुमने कितने पैसे लिए। वो बोलती है कि मैंने 3 लाख लिए। गूमिंग सैड हो जाता है तो कहता है कि क्या मेरी मोहब्बत की प्राइस 3 लाख थी और तुमने 3 लाख में मेरी मोहब्बत को सेल कर दिया। वो उसे हिच करके गिराता है तो बोलता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, और बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। वो चली जाती है तो ग्रैंडपा कहता है कि ये लड़की अच्छी नहीं, तुम इससे शादी नहीं करोगे। गूमिंग उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के मैटर्स में कोई भी बोले, और चाहे वो आप ही हो। गूमिंग रैन को अपने सामने रखना चाहता था तो वो उसे अपने असिस्टेंट की जॉब देता है, और रैन पहले ही दिन काम पर आती है तो देखती है कि मैनेजर एक लड़की को बुली कर रहा था, और कभी वो उसे कहता है कि मेरे लिए ये लाओ और कभी वो, और फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे कॉफी ला कर दी और ये तो ठंडी है, और वो उसे हर्ट करने लगते हैं। तो रैन कहती है कि सिर्फ कॉफी ही है, अगर ठंडी हो गई तो दूसरी ले लो। मैनेजर कहता है कि तुम कौन हो कि मेरे मैटर्स में बोलो, और असिस्टेंट आता है तो वो बताता है कि ये बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है, और मैनेजर क्योंकि बॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था तो वो कुछ नहीं बोलता। जब ये जुबे वहाँ आती है तो बोलती है कि यहाँ वही कुछ होगा जो मैं बोलूंगी, और सबको बोलती है कि हर कोई इसे स्लैप करे। और जब कोई भी नहीं उठ रहा तो वो बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम लोगों को जॉब से निकाल दूंगी। और सबको अपनी जॉब की फिक्र थी तो सब बारी बारी उसे स्लैप करने लगते हैं, और जिस लड़की की उसने हेल्प की थी वो भी उसके फेस पर स्लैप करती है। और जब वो घूमने के लिए कॉफी लेकर जाती है तो वो उसके फेस को देखकर पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ। रैन कहती है कि जो तुमने अरेंज किया था वही हुआ। वो बोलते है कि बताओ कि ये सब किसने किया। रैन कहती है कि मुझे बच्चों से मिलना है और बहुत दिन हुए कि मैंने उनसे बात नहीं की। गुमिंग उसे कहते हैं कि जैसे ऑफिस टाइम फिनिश हो तो 6 बजे तुम मेरा वेट करना, आधे घंटे के लिए तुम अपने बच्चों से मिल सकती हो। और जैसे छुट्टी होती है तो वो जाने लगती है तो वही लड़की जिसकी उसने हेल्प की थी बोलती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें स्लैप किया। रैन जाने लगती है तो वो उसके पाँव पकड़ती है कि एक बार मेरी हेल्प करो वरना मेरी जॉब जा सकती है। और वो ऐसे काइंड हार्टेड थी तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। लड़की उसे अपने साथ वॉशरूम लाती है तो उसे अंदर धक्का देकर बाहर से डोर लॉक कर देती है। रैन दरवाजा बजाने लगती है तभी एक वॉशरूम में से उसे शीया की आवाज आती है तो वो डोर खोलने की कोशिश करती है मगर डोर नहीं खुलता और उसे एक छोटा सा स्टूल मिलता है तो वो किसी तरह दरवाजे के ऊपर चढ़ती है तो अंदर छलांग लगाती है और वहाँ दोनों बच्चों के हाथ बांधे हुए थे। वो उनके हाथ खोलती है तो बोलती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगी और फिर वो डोर खोलने लगती है मगर डोर को बाहर से बंद कर देते हैं और एक बार फिर से वो छलांग लगाती है तो बाहर आती है तो दोनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। जुबे अपने लोगों के साथ आती है तो वो लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं। जुबे कहती है कि तुम टॉयलेट साफ करो तो मैं तुम्हें बच्चों से मिलने दूंगी और वो मजबूरी में सारे टॉयलेट साफ करती है तो जुबे बोलती है कि तुम टॉयलेट का पानी पियो वरना मैं तुम्हारे बच्चों को हर्ट करूंगी। रैन से बोलती है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो और जब वो देखती है कि वो हार्टलेस हो रही है तो वो पानी पीने लगती है। दोनों बच्चों को बुरा लगता है तो वो जुबे को हिच करते हैं और बोलते हैं कि हमारी मॉम को छोड़ दो। जुबे दोनों को हिच करती है कि फेंच का सर दीवार से इंजर्ड हो जाता है तो रैन उसे उठाकर वहाँ से जाने लगती है। जुबे फेंच को उससे छीन लेती है तो उसे हिच करती है। तभी गुमिंग वहाँ आता है तो पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जुबे उसे एक फाइल दिखाती है तो बोलती है कि ये जाओ की हेल्प करना चाहती थी तो इसने हमारी कंपनी की सीक्रेट चुराई और अपने लवर को देने जा रही थी और बोलती है कि इसने अपने बच्चे को खुद हर्ट किया ताकि बच्चों को अपने साथ ले जाने का बहाना मिले। गुमिंग उसकी बात का ट्रस्ट कर लेता है तो रैन को बहुत हर्ट करता है और बोलता है कि तुम जाओ की बहुत फिक्र करती हो तो मैं उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और वो फेंच को हॉस्पिटल ले जाता है और जुबे से बोलता है कि तुम इसके साथ जो करना चाहो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जुबे रैन को अपने साथ बाहर लाती है तो वहाँ एक आदमी को बुलाती है और रैन को बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बच्चों को हर्ट करूं तो तुम्हें वाइन पीना पड़ेगी। और वो वाइन में एक ड्रग मिलवाती है तो रैन को पीने के लिए देती है और जैसे रैन वाइन पीती है तो पूछती है कि तुमने इसमें क्या मिलाया। जुबे बाहर चली जाती है तो वो आदमी उसे बुली करने लगते हैं कि रैन उसके सर पर बॉटल मारती है और वो उसे फाइट कर रही थी कि गुमिंग वहाँ आता है तो वो उस आदमी को हिच करते हैं और रैन को उठाकर ले जा रहा था और जुबे बाहर ही थी तो बोलती है कि इसने खुद बोला कि इसे वाइन पीनी है। गुमिंग रैन की तरफ देखता है तो वो कहती है कि अच्छा होगा कि तुम इसी से पूछो क्योंकि तुम मेरी किसी बात का ट्रस्ट नहीं करोगे। वो बाहर चली जाती है तो गुमिंग जुबे से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ और तुम जो कुछ कर रही हो मुझे नजर नहीं आ रहा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो फेंच की बैंडेज करवा कर वापिस आ रहे थे तो शीया उसे कैंडिस देती है
और बोलती है कि मेरे पास सिर्फ यही कैंडीज हैं और मैं सब की सब आपको दे रही हूँ, मगर आप आंट को बोलना कि फिर से हमें टॉयलेट में बंद ना करे और ना ही फ्रेंच पाई को हर्ट करें। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ग्रूमिंग जुवे से कहते हैं कि तुमने बच्चों के साथ जो कुछ किया मुझे सब पता चल गया। जुवे कहती है कि वो सिर्फ बच्चे हैं तो तुम उनकी बात का ट्रस्ट ना करो। ग्रूमिंग कहते हैं कि वो बच्चे हैं तो झूठ नहीं बोल सकते। जुवे उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो इसी कारण ऐसा किया। तो ग्रूमिंग उसे कहता है कि तुम याद रखना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और जब वो बाहर जाते हैं तो रैन बीच रोड के चल रही थी। वो उसे बोलते है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर वो बोलती है कि तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है कि ग्रूमिंग एक आदमी से टकराता है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो रैन वहाँ नहीं थी और वो उसे ढूंढता हुआ आगे जाता है तो देखते हैं कि वो ब्रिज पर खड़ी थी। ग्रूमिंग उसे रोकता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ न करना। तो रैन बोलती है कि मैं लाइफ से थक चुकी हूँ और वो जंप कर देती है तो ग्रूमिंग भी उसके पीछे ही जंप करता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रूमिंग हॉस्पिटल में था तो सब कुछ याद करते हैं तो डर कर उठ जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि रैन कहाँ है। वो बताता है कि वो अभी तक बेहोश है और दूसरी वार्ड में है। ग्रूमिंग दूसरी वार्ड में जाता है तो वहाँ उसके डैड को देखकर कहते हैं कि तुम तो वही ओल्ड मैन हो, क्या तुम फिर से यहाँ आ गए। वो उसे हिट करने लगता है कि जाओ उसे रोक लेते हैं और बताता है कि ये इसका फादर है। ग्रूमिंग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है और बोलते हैं कि मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी थी कि ये उन बच्चों का फादर है। जाओ कहते हैं कि हमें नहीं पता कि रिपोर्ट किसने चेंज की, मगर ये रैन का फादर है। तो डैड उसे बताता है कि रैन उस टाइम प्रेग्नेंट थी कि तुम्हारा ग्रैंडपा हमारे घर आया और उसने बोला कि अगर तुम्हारी ट्रीटमेंट ना हुई तो तुम मर सकते हो और हम भी जानते थे कि हम इतने पैसे जमा नहीं कर सकते कि तुम्हारी ट्रीटमेंट करवा सके। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने बोला कि अगर रैन तुमसे ब्रेकअप करे तो वो तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाएगा और बोलता है कि रैन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे ब्रेकअप किया। ग्रूमिंग कहते हैं कि अगर ऐसा था तो जब वो मुझसे फिर मिली तो वो मुझे सब कुछ बता सकती थी। जाओ कहते हैं कि तुम भी जानते हो कि तुम्हें हर मंथ डायलिसिस करवाना पड़ता है जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए और अगर तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज करवा देता तो तुम्हारा इलाज नहीं चल सकता था। और फिर हम देखते हैं कि ग्रूमिंग रैन के पास बैठा हुआ था तो जब वो जागती है तो वो उसे बोलते है कि तुम मेरे साथ घर चलो और बोलते है कि मुझे पता चल गया कि दोनों बच्चे मेरे हैं और बोलते है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। वो मना करती है। रैन उससे कहती है कि हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं। तो ग्रूमिंग उससे कहते है कि मैं बच्चों का फादर हूँ और तुम उनकी मॉम और हम दोनों का रिलेशन है और वो उसे उठाकर घर लाता है। तो जुवे उसे देखकर पूछती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए। ग्रूमिंग उसे बोलता है कि मैं एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, मैं रैन से शादी करूंगा। और वो सब खाना खाने लगते हैं तो बच्चे अपनी मॉम से कहते हैं कि हम लोग घर कब जाएंगे। ग्रूमिंग बोलता है कि अब से तुम लोग यहाँ रहोगे और बताता है कि मैं तुम लोगों का फादर हूँ। शिया कहती है कि नहीं, सिर्फ अंकल जाओ हमारा डैड बनेगा। तो फ्रेंच भी कहते हैं कि तुम हमें अच्छे नहीं लगते तो मैं तुम्हें अपना डैड कभी बनने नहीं दूंगा। ग्रूमिंग ग्रैंड पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुमने बच्चों को ये सिखाया है कि जिसे चाहे डैड बुलाएं। और वो उसे रूम में ले जाता है तो दोनों बच्चे डोर बजाने लगते हैं कि हमारी मॉम को जाने दो। ग्रूमिंग उसे बुली करने लगते हैं तो रैन उसे कहती है कि तुम ऐसा ना करो कि मैं तुमसे नफरत करूं। ग्रूमिंग उसे कहते हैं कि चाहे तुम मुझसे नफरत करो मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और रैन कुछ रेजिस्ट नहीं करती तो वो बहुत सैड हो जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि जाओ से मोहब्बत करती है और वो बाहर जाता है तो ड्रिंक करने लगता है। तभी डुवे आती है तो देखती है कि वो ड्रंक है तो उसके ग्लास में ड्रग मिलाती है और ग्रूमिंग वाइन पीता है तो सामने देखते हैं तो उसे लगता है कि वहाँ रैन है। जुवे उसे बोलती है कि मेरे साथ चलो तो वो उसके साथ चला जाता है और मॉर्निंग में डुवे उसे जगाती है तो वो उसे देखकर पूछते है कि तुम यहाँ क्यों आई और वो अपनी तरफ से उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देता है। रैन वहाँ आती है तो वो शाउट करते हैं कि मैंने बोला कि यहाँ से चले जाओ और जब वो रैन को देखते हैं तो बोलते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रैन से कहती है कि तुम रात को उसके साथ घर आए तो मैंने खुद देखा कि तुम उसे बोल रहे थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ग्रूमिंग कहते हैं कि मैं ड्रंक था और उसने मुझे ड्रग पिलाई तो मुझे लगा कि वहाँ तुम हो। और फिर वो से कहते हैं कि तुम ये सब इस कारण कर रहे हो कि तुम जाओ के पास जाना चाहते हो और वॉर्न करते हैं कि मैं तुम दोनों के एक कभी नहीं होने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि रैन बच्चों को स्कूल लेने जाती है तो वहाँ बच्चे लड़ रहे थे तो एक रिच लेडी फ्रेंच को हिट करती है कि रैन वहाँ आती है तो वो उसे पकड़ लेती है। लेडी उसे कहती है कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को बुली किया तो मैं इन्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। ग्रूमिंग वहाँ आता है तो वो लेडी से पूछता है कि क्या स्कूल तुम्हारा है कि तुम मेरे बच्चों को यहाँ से निकलवाओगी। तो वो लेडी मुआफिया मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये गू फैमिली के बच्चे हैं। मगर ग्रूमिंग गार्ड को बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ क्योंकि इसके बच्चे मेरे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते। गार्ड उन लोगों को ले जाते हैं तो शिया खुश होकर कहती है कि आप तो हमारे डैड हैं। फ्रेंच कहते हैं कि नहीं, ये हमारा डैड नहीं बल्कि हमारा डैड अंकल जाओ है।
तो शीजा भी बोलती है कि हाँ वही हमारा डैड बनेगा। गुमी कहते हैं कि जाओ को बैंकरप्ट करना पड़ेगा, उसने मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और बोलते हैं कि बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। रैन कहती है कि बच्चे मेरे हैं तो ये मेरे साथ जाएंगे। गोमी कहते हैं कि मैं भी इनका डैड हूँ तो इनकी कस्टडी मैं लूंगा। रैन कहती है कि जाओ के मुझ पर बहुत एहसान है, तुम उन्हें हर्ट ना करना, और बोलती है कि इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि बच्चों को अपने साथ ले जाओ और रैन को लाकर कार में बिठाते हैं। तो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तभी असिस्टेंट डोर नॉक करते हैं तो बताता है कि फ्रेंच को कुछ हो गया। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे किडनीज का प्रॉब्लम है और बोलते हैं कि हम लोग फर्दर टेस्ट कर रहे हैं। रैन शॉक रह जाती है क्योंकि गुमी को भी यही प्रॉब्लम था और पहले ही उसने गुमी की जान बचाने के लिए बहुत सफर किया था और अब वो फ्रेंच के लिए सैड हो रही थी। तो गुमी को उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम लोग मिलकर उसकी केयर करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। और रैन को भी लग रहा था कि वो दोनों साथ होंगे तो वो फ्रेंच की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो उसके साथ घर आती है तो वहाँ ग्रैंडपा और डुबे आए थे। गुमी पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं ना आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम इस लड़की को घर ले आए हो, और बोलते हैं कि तुम याद रखना कि तुम्हें सिर्फ डुबे से शादी करनी है। मगर गुमी कहते हैं कि मुझे सिर्फ रैन से शादी करनी है। डुबे झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। रैन गुस्से में आती है तो कहती है कि तुम इसी से शादी करो, तुम अपने बच्चे को अकेले न छोड़ना। गुमी उससे कहते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था कि दोनों मिलकर फ्रेंच की ट्रीटमेंट करवाएंगे। मगर रैन से बोलती है कि तुम अपने नए बेबी का सोचो, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो चली जाती है तो गोमिंग डुबे को हिचका के गिराता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो चला जाता है तो डुबे शीजा को देखती है तो सोचती है कि चाहे ये झूठ है मगर मैं प्रूव करूंगी कि ये सब सच है, और बोलती है कि मुझे किसी को ब्लेम करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही डुबे शीजा को अपने पास अकेले देखती है तो वो जानबूझकर गिर जाती है और रोने लगती है कि इसने मेरे बेबी को मार दिया। गुमिंग और रैन वहाँ आते हैं तो रैन शीजा से पूछती है कि क्या हुआ। शीजा कहती है कि मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। मगर डुबे रोने लगती है और बोलती है कि ये मेरे बेबी को मारना चाहते थे तो इन्होंने मिलकर प्लान किया और रैन ने अपनी बेटी को इस काम के लिए यूज किया। और वो पास आती है तो रैन को पुश करती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है। गुमिंग उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। गुमिंग शॉक रह जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी। तभी असिस्टेंट उसे रिपोर्ट लाकर दिखाता है तो वो गुस्से में डुबे के रूम में जाता है और डुबे ने 2 डॉक्टर्स को हायर किया हुआ था। तो वो बोलती है कि गुमिंग यहाँ आए तो उसे बताना कि तुम लोग मेरे बेबी को नहीं बचा पाए। गुमिंग आता है तो कहते हैं कि ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे। डुबे कहती है कि झूठ नहीं, शीजा के कारण मैंने अपने बेबी को खो दिया, और बोलती है कि उसने गू फैमिली के वारिस को मार दिया। गुमिंग उसके मुंह पर रिपोर्ट मारता है तो बोलते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट नहीं थी, और बोलते हैं कि तुमने झूठ बोला और मेरे बेबी को मार दिया, और बोलते हैं कि मैं तुमसे सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ। वो चला जाता है तो डुबे गुस्से में पागल होने लगती है और गुमिंग रैन के पास बैठा था तो जैसे वो जागती है तो वो अपने बेबी का पूछती है। वो उसे सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि मैंने डुबे से सारे रिलेशन तोड़ दिए, तुम घर चलो तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा और ना ही वो वहाँ कभी आएगी। रैन सैड होकर कहती है कि बेबी चला गया तो तुम मुझे भी जाने दो। गुमिंग से कहता है कि तुम फ्रेंच का सोचो, हमने प्रॉमिस किया था कि मिलकर उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे और उसकी केयर करेंगे। रैन कहती है कि तुमने पहले भी बच्चों का नाम लेकर 2 मंथ के लिए मुझे हरास किया और अब तुम मुझे डरा नहीं सकते। गुमिंग से कहते हैं कि चाहे तुम जो भी समझो और चाहो तुम मुझसे नफरत करो मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रैन कहती है कि क्या तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं मार जाऊं। तभी मैडम बाई वहाँ आती है तो बोलती है कि कौन है कि मेरी ग्रैंड डॉटर को मरने के लिए फोर्स करे। गुमिंग पूछते है कि मिसेस बाई आप यहाँ क्यों आए। तो वो रैन को बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, और बताती है कि तुम्हारी मॉम मुझसे नाराज हो गई तो घर छोड़ के चली गई और मुझे नहीं पता था कि कब उसने शादी की और कब तुम्हारा जन्म हुआ। और बोलती है कि वो ऐसी गई कि कभी वापस ही नहीं आई। और फिर वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। रैन उनके साथ जाने लगती है तो गुमिंग उसका बाजू पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि चाहे तुम गुमिंग हो, मेरी पोती को मेरे साथ जाने से नहीं रोक सकते, और वो बटलर को बुलाती है कि यहाँ से जाने की अरेंजमेंट करवाओ। और गुमिंग से कहती है कि तुम मेरी पोती के लायक नहीं। और जहाँ तक फ्रेंच की ट्रीटमेंट की बात है, बाई फैमिली उसकी ट्रीटमेंट करवा सकती है और मैं रैन के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगी और उसकी शादी करवाऊंगी। रैन अपनी ग्रैंडमा के साथ चली जाती है तो गुमिंग रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डुबे ऑलमोस्ट क्रेजी हो चुकी थी क्योंकि गुमिंग ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया था और उसके पास ना रहने को घर था और ना ही पैसे थे और वो आवारा फिर रही थी। लोग उसे देखते हैं तो बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो डू फैमिली की बेटी है। और फिर वो लोग न्यूज डिस्कस करने लगते हैं
कि बाई फैमिली की कोई ग्रैंड डॉटर मिली तो वो लोग बहुत खुशी कर रहे हैं और बोलते हैं कि उसका नाम बायरन है और जिसने उसे हर्ट किया बाई फैमिली उनसे बदला लेगी। ड्रूवे रैन का नाम सुनती है तो शॉक रह जाती है, तो वापस आती है तो पूछती है कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो। वो लोग उसे न्यूज दिखाते हैं और बोलते हैं कि हर न्यूज में आ रहा है कि बाई फैमिली को अपनी खोई पोती मिल गई। ड्रूवे वहाँ रैन को देखती है तो गुस्से में फोन फेंक देती है और फिर हम देखते हैं कि जाओ और रैन की शादी हो रही थी तो वो गुमी को अपनी शादी का कार्ड देने आता है। गुमी कहता है कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करने आए हो। जाओ से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, मगर मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें कार्ड इस कारण देने आया कि तुम्हें बताऊं कि मैं बचूं और रैन की बहुत केयर करूंगा। गुमी उसे कहते हैं कि रैन तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जाओ कहते हैं कि चाहे वो मुझसे मोहब्बत ना करे, मेरे लिए यही काफी है कि वो मेरे साथ रहे। गुमी उसे रिंग देते हैं तो कहते हैं कि ये उसकी मॉम की है, ये उसके लिए स्पेशल है और अगर मैं शादी में गया तो उसे बुरा लगेगा और बोलते हैं कि मेरी तरफ से तुम उसे गिफ्ट करना। और फिर हम देखते हैं कि रैन शादी की ड्रेस पहनकर रेडी बैठी थी मगर वो बहुत सैड थी और जाओ भी रेडी होकर आता है तो वो सैड हो रहा था क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उन दोनों को सेपरेट करे। और वो रिंग पॉकेट में रखते हैं तो रैन के पास आता है तो उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं मगर वो उसे सॉरी कर लेती है। जाओ सैड हो जाता है, तभी दोनों बच्चे आते हैं तो जाओ कहता है कि मैं गैस को देख कर आता हूँ और वो बाहर जाकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। फैंज अपनी मॉम से कहते हैं कि आपकी शादी हो रही है तो आप तो सैड लग रही हैं। रैन कहती है कि तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फैंज कहते हैं कि फिर आपके फेस पर स्माइल क्यों नहीं। वो जबरदस्ती की स्माइल लाती है तो शीजा कहती है कि क्या आपकी शादी अंकल जाओ से हो रही है। वो कहती है कि आपसे वो तुम्हारा अंकल नहीं बल्कि डैड है। शीजा कहती है कि शादी सिर्फ उससे होती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं और पूछती है कि क्या आप उनसे मोहब्बत करती हैं। वो कुछ नहीं बोलती तो जाओ सैड होकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं तो रैन भी बाहर जाने लगती है और सोचती है कि जाओ बहुत अच्छा पर्सन है तो मुझे उसके साथ खुश रहना चाहिए। तभी ड्रूवे वहाँ आती है, वो उसके सर को हिट करती है तो भी होश कर देती है और हॉल की बैग पर उसे ले जाती है। रैन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ड्रूवे कहती है कि गुमिंग ने तुम्हारे कारण मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हें मार कर उससे बदला लूंगी और उसने गुमिंग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। वो वहाँ आता है तो ड्रूवे उसे कहती है कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपॉलोजाइज करो। रैन उसे मना करती रहती है मगर वो घुटनों पर बैठ जाता है। ड्रूवे उसकी तरफ एक नाइफ फेंकती है तो बोलती है कि जितनी मोहब्बत तुम इससे करते हो उतना खुद को हर्ट करो। और रैन तो जानती थी कि अगर उसका ब्लड निकला तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो उसे फोर्स करती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे मगर गुमिंग खुद को बार बार हर्ट करता है तो रैन रोती रहती है और ड्रूवे उसे हर्ट करने ही लगती है कि जाओ आता है तो उसे हिट करके नीचे गिराता है और वो रैन के हाथ खो लेता है। और रैन गुमिंग के लिए वरीड हो रही थी मगर गुमिंग उसे बोलता है कि तुम दोनों के लिए आज का दिन स्पेशल है तो जाओ सारे गेस्ट तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। जाओ बोलता है कि मैं किसी को भेजता हूँ तो मैं हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो रैन का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं मगर वो हिलती नहीं। जाओ को समझ आ जाती है कि वो गुमिंग के साथ रहना चाहती है। तभी ड्रूवे जाग जाती है कि वो रैन को स्टैब करने लगती है कि गुमिंग उसके सामने आता है और वो सीधे उसके हार्ट को स्टैब कर देती है। वो वहाँ से भाग जाती है तो रैन रोने लगती है। गुमिंग कहते हैं कि 6 साल मैंने तुम्हारा वेट किया मगर मैं तुम्हें पा नहीं सका और बोलते हैं कि मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सका और लाइफ के लास्ट मोमेंट में उसे रिग्रेट था कि वो रैन के साथ नहीं रह सका। और रैन रोने लगती है क्योंकि उसने गुमिंग की जान बचाने के लिए उससे ब्रेकअप किया था मगर फिर भी उसे बचा नहीं सकी थी। गुमिंग की डेथ हो जाती है और इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।